हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनके क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो क्लास 10th का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ ऐसी न्यू चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आज तक हमने कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, लेकिन अपन इसको बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड करके पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर को, ताकि हमें समझ आने लगे, बिकॉज ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से बात करते हैं कि जो कार्बन होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा वर्सेटाइल एलिमेंट होता है। वर्सेटाइल एलिमेंट होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बनाने की इसमें कैपेसिटी होती है। सेकंड हमारी बात आ जाती है कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर जो कार्बन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कार्बोनेट्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कोल, पेट्रोलियम, इन सब के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इसका परसेंटेज सिर्फ 0.02% ही होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक कार्बन का जो रेशियो है या फिर परसेंटेज है वो यूजुअली 0.03% ही होता है, और मेनली ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही पाया जाता है। इतने कम परसेंटेज होने के बावजूद भी कि भाई ना हमारे क्रस्ट के अंदर तो 0.02% है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% है। इतना कम परसेंट होने के बावजूद भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इमेंस्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जो हम फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, ड्रिंक्स, हर चीज़ में जो आप अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर कार्बन का जो रेशियो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट में होता ही है। ठीक है, ये तो बात रही इंट्रोडक्शन की। अब नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले जो कि अपन पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन्स, पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं। आगे चलकर हमें ये थोड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। जैसे कि हमें पता है, हम अपने लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि जो हमारे डाल्टन साहब थे उन्होंने कहा था कि भाई जो मैटर होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एटम होती है। सही बात, समझ में आ गया। ठीक है, फिर इस एटम्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये भी हमें पता है। फिर हमें ये भी पता है कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, ये भी बात हमें पता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये जानना है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, -1 नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और प्रोटॉन के ऊपर हमारा +1 चार्ज होता है। ठीक है, अब बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स में हमें ये जानना है कि जो आयंस की फॉर्मेशन है ना वो कैसे होती है। देखो, आयंस बनते कैसे हैं मेनली हमें ये जानना है अभी। ठीक है, तो हमारा जो एटम है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और आसपास उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। हम ये सब डायग्राम्स 9th स्टैंडर्ड में अपनी लोअर क्लासेस में देख कर आए हैं। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एटम के अंदर। अब जो आयंस होते हैं वो इसी से ही बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स जब एटम के अंदर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, उसी वजह से दो तरीके के आयंस बनते हैं। कौन से होते हैं दो तरीके के आयंस? वो होते हैं हमारे कैटायंस और अनायंस। कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ओके, और जो अनायंस होते हैं हमारे वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब ये बने कैसे और इनके ऊपर ये चार्ज आया कैसे वो जानना इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये अगर अपन अपना एटम कंसिडर करते हैं, तो अगर मैं इसको कोई ना कोई बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दे रही हूँ और इतनी एनर्जी दे रही हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जा रहा है। दैट इज़, अगर पहले 3 प्रोटॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कि होता भी है और ऐसा हम पढ़ के भी आए हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो पहले अगर 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन थे जो कि बिल्कुल बराबर थे, तो एटम अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर पा रहा था। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होना उतना ही नेगेटिव चार्ज होना। ठीक है, अब क्योंकि इसको एक एक्सटर्नल एनर्जी इतने अमाउंट की मिल गई है, तो उसने क्या करा है कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, प्रोटॉन तो 3 ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं,
2 हो गए हैं। तो ओवरऑल अब हम देख पा रहे हैं कि जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ चुका है। नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ चुका है, 1 से बढ़ चुका है। इसलिए जो अब हमारी आयनिक स्पीशीज़ बनेगी वो कैसी बनेगी? कटायनिक स्पीशीज़ बनेगी। अगर मैं इस एटम को X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो जो कटायनिक स्पीशीज़ बनेगी वो X प्लस बनेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो X प्लस 2 बन जाती, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। इस रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। अब अनाइंस को भी अगर ये समझ में आ गया है तो अनाइंस हमें बहुत ज़्यादा ईजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अनाइंस में क्या रिलेशन होता है? अनाइंस में कुछ इस तरीके से होता है कि, एक मिनट, अनाइंस में ऐसे होता है कि देखो, पहले हमारे पास 3 प्रोटॉन्स थे और हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। पहले मैंने एनर्जी दी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ जाएं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएं, सॉरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे आउटर ऑर्बिट में से, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के। अब क्या हो रहा है कि मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एडअप कर रही हूँ। एटम क्या कर रहा है? अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी तरीके से लेगा तो होगा यूँ कि प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसलिए जो अब आयनिक स्पीशीज़ बनेगी वो हमारी अनायनिक स्पीशीज़ बनेगी, दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ बनेगी। अगर हम अपने पेरेंट एटम को X मानते हैं तो अब हमारी अनायनिक स्पीशीज़ जो है वो X माइनस कहलाएगी। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो X माइनस 2 कहलाएगी, 3 ऐड हो गए तो X माइनस 3 कहलाएगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। जब आयनिक कंपाउंड्स इन्हीं से ही तो बनते हैं। अगर कटायंस और अनायंस मिल जाते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल जाते हैं, तो हमारा आयनिक कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि अपन NaCl का एग्जाम्पल जानते ही हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे। इसको अगर अपन इसको ब्रेक करना चाहे तो वो किस तरीके से टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस। Na क्या है हमारा? Na प्लस हमारा कटायन हो गया और Cl माइनस हमारा अनायन हो गया। तो इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं जब कटायन और अनायंस जो हैं वो एक साथ बॉन्डिंग करते हैं और वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे कि NaCl। और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मुझे इसको डिज़ोल्व करने में ज़्यादा समय भी लगेगा, ठीक है। इसको मेल्ट करने में मुझे ज़्यादा समय भी लगेगा। ओके, सो अब आयनिक कंपाउंड्स हमने समझ लिया है। कुछ इस तरीके से कटायंस और अनायंस बनते हैं और जब ये कंबाइन होते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एग्जांपल NaCl, ठीक है। इनके अंदर बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी हाई होता है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस होती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंडक्ट कर लेते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आयनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बॉन्डिंग इन कार्बन। जो कार्बन है वो इतना जो इमेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना वर्सेटाइल नेचर है, हर कंपाउंड में, हर मैटर में ये पाया जा रहा है, तो ज़रूर ये कुछ अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स बना रहा होगा, तभी तो ये इतना ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, हलाइड्स, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा होगा, ठीक है। तभी तो उसका वर्सटाइल नेचर है। तो बस वही हमें आगे चल के पढ़ना है। तो बॉन्डिंग इन कार्बन समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बन के पता होने चाहिए। एज एन एलिमेंट कार्बन का क्या नेचर होता है, उसका बायोडेटा बेसिकली हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो कार्बन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। 6 कैसे आया हमें पता है, हमने वो पीरियोडिक टेबल के कुछ 20 एलिमेंट्स लर्न कर रखे हैं। जैसे सबसे पहले अपन क्या बोलते थे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड देन कार्बन। तो कार्बन किस कौन से नंबर पे आया है? 6 नंबर पे आया है, ठीक है। इसलिए अपन इसका एटॉमिक नंबर 6 लेते हैं। अब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अपन ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर अपन ने एटम का एक स्ट्रक्चर देखा था जिसके अंदर अपन ने सेंटरली प्लेस्ड न्यूक्लियस बनाया था, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डाल दिए थे और उसके जस्ट आसपास हमने कुछ शेल्स बनाए थे जिसको अपन ने KLMN के नाम से डिनोट किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग जब अपन कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो जाएगा। मतलब कि उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और उन्हें अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। अब होता यूँ है कि हमें पता है कि हर एटम जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करता है। ऑक्टेट इन द सेंस
कि उसको अपने आउटर ऑर्बिट में, आउटर शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जैसे ही उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। कैसी कॉन्फ़िगरेशन आती है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है। इस टर्म के बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको, अब उसके पास कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल में प्रेजेंट है। अब वो लाना चाहता है 8, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज़ अपना सकता है, ठीक है। या तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। कितने करने पड़ेंगे? 4 करने पड़ेंगे, ताकि वो C4- आयन बनाए, ठीक है। या तो वो क्या करे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर ले, ताकि वो C4+ आयन बनाए। अब मैंने तुम्हें ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है कि भाई C4- क्यों लिखा और C4+ क्यों लिखा। गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स इसलिए C4-, लूज़ हुए हैं तो C4+ आयन, प्लस आयन बन गए। मतलब कि ये बन गया हमारा अनायन और ये बन गया हमारा कटायन, ठीक है। अब इन दोनों ही चीज़ों को करने के लिए कार्बन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हमारे पास देना 4 मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं एटम के अंदर। अब तुम्हें पता है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है। कार्बन का एक तो साइज़ छोटा है, ज़्यादा उसके पास स्पेस है नहीं, ऊपर से उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पड़े हैं, और उस कम स्पेस के अंदर अगर मैं और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा दूंगी, वो भी 4, तो तुम्हें नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा और एज एन होल जो कार्बन एक एलिमेंट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ जो है वो कर नहीं पाता, ठीक है। और अगर मैं लूज़ करने की बात करूं तो क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो कार्बन का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को काफ़ी अच्छे से होल्ड करे हुए है, ठीक है। तो मुझे उस न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करने के लिए, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो खींचता है, जिस फोर्स से खींचता है उसे अपन न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि इतनी फीजिबल नहीं है। मतलब नॉर्मली या नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर पे ये नहीं हो सकता, इसलिए कार्बन ये वाला ऑप्शन भी हटा देता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम आती है कि भाई अगर वो ले भी नहीं सकता और वो दे भी नहीं सकता तो वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा? वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा? वो स्टेबिलिटी कैसे लाएगा? तो इस चीज़ को वो बहुत ही आसानी से ओवरकम कर लेता है। और वो कैसे करता है? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना तो देता है ना तो लेता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। शेयरिंग इन द सेंस, इसका तुम एग्जांपल कैसे समझोगे? जैसे तुम सपोज़ करो कि तुम अपने, जब अपन स्कूल जाते हैं और अपन अपना ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट खाते हैं, तो हमारा फ्रेंड अगर नहीं लाता है, ठीक है, अगर वो टिफ़िन नहीं लाता है तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से क्या होता है कि उसका भी पेट भरता है और हमारा भी पेट भरता है। तो अगर अपन को इस रिस्पेक्ट में ये चीज़ समझनी है तो कार्बन इस तरीके से शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की कि उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और जिसके साथ वो बॉन्डिंग कर रहा है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके की बॉन्डिंग को, जब वो बॉन्ड फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की वजह से, तो एक बॉन्ड बनता है उनके बीच में। जैसे हमारा फ्रेंडशिप का बॉन्ड तेज होता है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है जिसे अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि भाई कार्बन को शेयरिंग ही करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो ले और दे नहीं सकता है, तो अब वो शेयरिंग करेगा तो वो अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बनाएगा, अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, और उसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमें स्टडी करना है, जो अपन के लिए काफ़ी नया है, बट वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है अगर तुम्हें ये सब चीज़ें समझ आ गई है तो। और वो सब चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।